लोगों में जो एवरेज रिक्वायरमेंट है पानी की 1-1.5 लीटर होना चाहिए, बट वो भी इंसान को ऐसा नहीं कि इफ्तार हमने किया और 1-1.5 लीटर उसी टाइम लिया। उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी पे काफ़ी इफेक्ट बढ़ जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, फिर जो नमाज का जो दो टाइम होता है तो उसमें भी उनको खलल पड़ जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इफ्तारी टू सहरी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक ही टाइम सारा पानी ना लें, बट इसको अलग अलग तरीके टाइम पे इंटरवल्स पे ले, आधा घंटा 1-1 घंटे के बाद। और बट ये भी कोशिश करें कि हाई शुगर कंटेंट वाले मशरूबात ना लें। 1-2 खजूर का जो कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, वो एक पूरे 2 चम्मच के बराबर है। सो काफ़ी ज़्यादा को लोग 4, 5, 6 इवन 10 खजूर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी शुगर का जो लेवल है बढ़ जाता है। और जब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाती है वो तो लिवर पे जाके फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है। और आप देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट सारी कश्मीर में फैटी लिवर काफ़ी शिकायतें हैं। आप सबका खैर मकदम है रमज़ान स्पेशल खैबर आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। रमज़ान के महीने में चूँकि फास्टिंग चलती है, दिन भर लोग कुछ खाते नहीं हैं। कश्मीर में ऐसे कई लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे ओवरऑल फास्टिंग का। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान को, जो कि प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन GMC श्रीनगर में। डॉक्टर साहब को खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। शुक्रिया दावत देने के लिए। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि जब हम फास्ट कर रहे होते तो हमारी बॉडी को एक डिटॉक्स होता है जो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसको मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, अगर हम बात करें जो इंसान का जो निज़ाम है बॉडी का, अगर हम फिज़िकल एंटाइटी में लें तो बॉडी में जो हमारे जो बॉडी फंक्शन करती है, इसके जो मेन चीज़ें हैं वो हमारे हार्मोन्स होते हैं और उसके अलावा जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल आते हैं। उसमें से जो बॉडी का जो अपना एक सर्काडियन रिदम होता है कि जब इंसान सुबह जाग जाता है तो उस वक्त क्योंकि बॉडी को अब एक एक्टिव काम करना पड़ता है, तो उस वक्त इंसान में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स निकल आते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। सो इनमें एड्रेनलिन आ जाता है जो इंसान को किक देता है कि एक एक्टिव लाइफ स्टार्ट करने के लिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर उसका जो और बाकी निज़ाम चलता है, जैसे इंसान रेस्ट करता है तो दिन में काम थक के इंसान शाम को आ जाता है, या इंसान को बाकी रिलेशंस होती हैं, सोशल लाइफ होती है। तो इसके अलावा जो हमारा इसके अलावा जो निकल आते हैं उनमें से यूजुअली ऑक्सीटोसिन जो यूजुअली फीमेल्स में होते हैं बट मेल्स में भी हो जाता है, जिसमें जो अफेक्शन के लिए है। इसी तरह डोपामीन आ जाता है जो इंसान को केयरिंग बनाता है, वो सब चीज़ें। और जब आगे जाके शाम हो जाती है तो स्लीप इंड्यूस के लिए भी अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल आ जाते हैं जो यूजुअली जब अंधेरा छा जाता है, सनसेट होता है, तो वो उसका आना शुरू हो जाता है, मेलाटोनिन जिसको कहते हैं। सो एक बॉडी का निज़ाम रहता है। सो ये 4-5 तरह के जो हमारे बॉडी का जो सर्केडियन रिदम चालू रखता है, यही काम ये होता है कि जो बॉडी दिन में थक जाती है फिजिकल एक्टिविटी करके, शाम को इसको आराम मिलना चाहिए। और यूजुअली जब हम शाम हो जाती है, नेचुरल है कि अंधेरा छा जाता है, बट हम आर्टिफिशियल लाइफ में काम करते हैं 10 बजे तक, 11-12 बजे तक, इवन लेट नाइट तक भी होता है। सो जो इसका मेलाटोनिन का जो इफेक्ट होता है वो हो नहीं पाता है। सो बॉडी का जो अपना जो रिलैक्सेशन टाइम मिलना चाहता है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो हमारे एंडोर्फिन्स हैं, जो बाकी जो इंसान को एक्टिव रखते हैं, वो सब चीज़ें हायर लेवल पे रहते हैं। सो उसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, मोर स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसकी वजह से जो इंसान में इसके इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे आप देखिए हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, जो इफेक्ट हमारी बॉडी के जो हमारे हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन से जो हार्मोन्स निकलना हर वक्त चालू रहता है, उसको रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं मिलता है। जो हमारी वेसल्स होती हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो सस्टेन्ड हाइपरटेंशन रहता है। जो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, लिवर का मेटाबॉलिज्म है, वो इफेक्ट हो जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सस्टेन चीज़ें रहती हैं, बट इसको एक नेचुरल जो हमारा सर्केडियन रिदम जो है बॉडी का जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हमें उसी के ट्यून के हिसाब से हमें चलने की ज़रूरत है, ताकि जो रात को हमें 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी
होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, ताकि जो बॉडी में जो दिन में जो वेयर एंड टेयर हुआ, मसल का हुआ, या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे निकले, केमिकल्स निकले, जो हार्मोनल एक्टिविटी दिन में चेंज हो जाती है, सुबह ज़्यादा हो जाती है, शाम को कम हो जाती है, तो एक बॉडी को रात को रिपेयर के लिए टाइम मिलता है, जिसकी वजह से जिससे हम डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं, ताकि एक बॉडी नेक्स्ट डे जब इंसान उठे एक फ्रेश उठे और अपना काम पे चले जाए। बट जब हम कंटिन्यूसली वही एक्टिविटीज़ दिन में चालू रखते हैं और बॉडी को रेस्ट के लिए टाइम मिलता नहीं, और उसकी लॉन्ग टर्म काफ़ी डिलीटेरियस इफेक्ट पड़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पूछा कि रमज़ान में while we are fasting, while we are not eating anything in the day, and हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज होता है, हम रात के टाइम मतलब सुबह हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग खाते एक प्रॉपर मील जो हम यूजुअली दिन में या शाम को खाते, देन वी ईट डिनर यूजुअली अर्लियर जो हमारा नॉर्मल टाइम होगा, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो आपने प्रोसेस एक नॉर्मल बताया डिटॉक्सिफिकेशन का, वो कैसे चेंज होता है? जब इंसान सुबह जाग जाता है, अपनी एक्टिविटी करता है, तो ब्रेन में को जो अपनी एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज यूजुअली चाहिए, फिर बाकी जो एनर्जी चाहिए, सो उसके लिए जो सुबह हम डाइट लेते हैं, सो यूजुअली सुबह का डाइट बहुत बेस्ट होना चाहिए, कंटेंट वाइज और क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भी। बट अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें, हम सुबह कम खाते हैं, डिनर बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो उसी इस तरह से जो आपने क्वेश्चन पूछा, सो बॉडी का जो निज़ाम है, तो हम सुबह जो सहरी खाते हैं, ये दिन को इंसान को जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को, उसको भी पूरा कर लेता है। जो मैंने अभी कहा कि जो बॉडी का सर्कैडियन रिदम में जब अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त हमें मील लेने की ज़रूरत है। जो रमज़ान के महीने में एक मौजून टाइम होता है एक डिनर लेने के लिए, जिसे अगर आप कहें तो सपर भी कह सकते हैं कि अर्ली डिनर ले लेते हैं। सो 6-7-8 बजे का हमारा डिनर यूजुअली रहना चाहिए, ताकि जो बॉडी को जो हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इसको 1-2 घंटे में अपना डाइजेस्ट करके 8-10 बजे तब तक इंसान जागा रहता है, और फिर जब इंसान सोने के लिए जाना चाहिए अराउंड 10 बजे, तो बॉडी को बाकी 6-7 घंटे रेस्ट मिलना चाहिए, ताकि जो उसका जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो ठीक है। सो एक मॉडल है रमज़ान के रोज़े इंसान के लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, और जो असली सर्कैडियन रिदम जो हमारा ऑप्टिमली चलना चाहिए, मुझे लग रहा है कि रमज़ान का महीना उसके लिए एक मौजून तरीका और एक प्रैक्टिस का टाइम हमें दे रहा है, कि जो हम डिनर यूजुअली अगर हम कश्मीर की बात करें काफ़ी लेट कई फैमिलीज करते हैं, 10-11 बजे करते हैं। सो जो एसिमुलेशन बॉडी में जो डाइजेशन का टाइम है वो 1-2 घंटे उसमें ले जाते हैं। उसके बाद जो बॉडी को टाइम मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, और सुबह जाके फिर वो थके हारे फिर से जाग जाते हैं। सो ये अच्छा टाइम है इंसान को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और जो आपने कहा कि सहरी हम अर्ली लेते हैं, इसकी वजह से जो बॉडी में जो एनर्जी मिल जाती है पूरी अच्छी मिल जाती है। और यूजुअली जो हमारा इफ्तार के बाद जो खाना खाना है ये भी अच्छा टाइम है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको लेट कर लेते हैं, और यूजुअली हाई एनर्जी जो शुगर ही है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक पे आ जाते हैं। जब स्पाइक बढ़ जाता है तो हमारे जो एड्रिनल जो हार्मोन है वो भी स्पाइक पे आ जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो यूजुअली जो इफ्तार का टाइम है इसमें हमें ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो सहरी का टाइम है उसमें जो हमारा एनर्जी डेंस फूड है, और वो भी है जो भी सिंपल शुगर्स नहीं होने चाहिए बल्कि कम्प्लेक्स शुगर होने चाहिए, ताकि दिन भर उनकी वजह से एनर्जी सस्टेन रहे, ना कि हम हाई शुगर कंटेंट सहरी में लें जो सुबह 1-2 घंटे में एक स्पाइक देते हैं, फिर इंसान का ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें एक प्रॉपर रूटीन एक्सप्लेन किया जैसे हमें करना चाहिए, चाहे हम सहरी में कैसे खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। बट आप समझते हैं कि कश्मीरी लोग हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो आपको क्या लगता है मेडिसिन के हिसाब से ऐसी कौन सी हेल्थ मिस्टेक्स है जो यहाँ के लोग अक्सर करते हैं, जो आपने देखी हो? देखिए, जब भी जो हमारे अगर हम बात करें इस वक्त हमारी पॉपुलेशन लगभग 30-35% जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनमें हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंसिव है, बट मेजॉरिटी अब जो है स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे फूड हैबिट्स हैं काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। हम हाई फैट, हाई साल्ट, हाई शुगर लेना शुरू किया हमने, जिसकी वजह से काफ़ी हम कैलोरिक इंटेक बढ़ जाता है। जो हमारा सॉल्ट का इंटेक है कश्मीर में एवरेज में 15 से 20 ग्राम पर डे है पर पर्सन
पर्सन, जबकि वो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उन पे असर आ जाता है, हमारा जो वेसल्स है उनमें इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से सस्टेन हाइपरटेंशन आ जाता है। उसके बाद अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, पहले तो हम कहते थे कि डायबिटीज़ फैमिलीज़ में हुआ करता था। आप देखिए हर फैमिली में कोई ना कोई 1-2 बंदे जो डायबिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी प्रेवलेंस लगभग 10% के आसपास है। अगर हम जम्मू की बात करें वहाँ 20-22% के आसपास है। सो इसकी वजह से भी जो हमारा खाने पीने के जो असरात हैं हमारी हेल्थ पे आ गए। कैंसर्स देख लीजिए, बहुत कम कैंसर्स हुआ करते थे, बट पिछले 10-15-20 सालों में आप देखिए कि कैंसर्स भी काफ़ी बढ़ गई है। और देखा गया कि जो हमारे फूड हैबिट्स हैं उससे रिलेटेड भी कुछ कैंसर्स हैं ओबेसिटी की वजह से, जैसे कोलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और कुछ और कैंसर्स हैं जो खाने पीने के आदत की वजह से भी हो रहे हैं। सो जो दवाइयों का जब बात कर रहे हैं, तो दवाइयाँ जो इस वक्त लोग ले रहे हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका जो हमारा जो इफेक्ट रहता है वो 24 घंटे का रहता है यूजुअली। सो इसमें कोई असर नहीं पड़ता। सो अगर वो दवाइयाँ हाइपरटेंशन के ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली वो दवाइयाँ लेते रहें। कभी कभी ये होता है कि जैसे हम डायबिटीज़ के बारे में बात करें, सो डायबिटीज़ में जो दवाइयाँ ली जाती हैं तो उनमें 2 तरह की, या तो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाएं जो टैबलेट लेते हैं, या इंजेक्शन जो इंसुलिन के तौर पे लिया जाता है। सो इंसुलिन भी कई तरह के होते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। कुछ इंसुलिन जो अगर कोई सुबह फास्टिंग में शॉर्ट एक्टिंग लेंगे तो उसको ब्लड शुगर लेवल कम हो सकती हैं। तो ऐसे अशखास जो डायबिटिक हैं और इंसुलिन ले रहे हैं, तो उन्हें अपने डायबिटोलॉजिस्ट जो फिजिशियन है उनसे पहले रब्ता ऑब्वियसली किया होगा, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो, बट उनको भी देखना है कि उसका डोज कैसे टेपर करना है, किस सहरी के टाइम लेना है, इफ्तारी के टाइम लेना है। इसी तरह जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स हैं वो देख लें कि कितना टाइम उनको लेना है, सुबह सहरी के टाइम लेना है, इफ्तारी के टाइम। और उसमें भी ये देखना है कि यूजुअली जब वो दवाइयाँ लें, 1-2 दिन जब उन्होंने दवाएँ ली तो उसके बाद उन्होंने ब्लड शुगर लेवल्स चेक की होंगी, क्या उसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही हैं, कम तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि ब्लड शुगर का कम होना बहुत खतरनाक है। इससे कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उसके इफेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहती हैं क्रॉनिसिटी की वजह। बट अगर ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाती हैं तो खुदा का खास्ता इसके बहुत जो नताज होते हैं कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। सो ये दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं, यूजुअली अगर हम एंटीबायोटिक्स अगर हम सिंपल एमॉक्सिलिन या एम्पिसिलिन की बात करें वो 6 आवर्ली लेते हैं, बट जो फेलोस्पोर्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। या इसी तरह जो हमारा बाकी जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है उसकी भी ड्यूरेशन, जैसे आप कोई भी एंटीबायोटिक आजकल अगर हम लेंगे एजिथ्रोमाइसिन की बात करें तो 1 a day वो लेते हैं, या अगर हम ओफ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सिन की दवाएं हैं वो भी 1 a day या 2 a day ले सकते हैं। सो हम वो सहरी और इफ्तार के बीच में वो बैलेंस कर सकते हैं। बट बाकी कुछ दवाएं हैं जिनका जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट हो सकता है, तो वो ज़रूरी है कि वो अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन से उनसे बात करके उनसे पूछें कि वो उसको सहरी के टाइम ले या इफ्तारी के टाइम ले, और उसका जो दिन में कभी 2 या 3 बार लेने हैं तो उनका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड रिलीज होता है, तो उस तरह की दवाइयाँ डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि जो उनका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो वो फ्लक्चुएट ना हो, और रमज़ान की वजह से उनमें जो हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज़ कंसर्न है वो इफेक्ट ना हो। डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में, तो आप रमज़ान में क्या कुछ शिकायतें रहती है पेशेंट्स की जो आपने देखी हो अपने एक्सपीरियंस के दौरान? क्या कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों के साथ पेश आता है? इस वक्त जो वेदर है एक मौसम वेदर है, अच्छा है कि डिहाइड्रेशन जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बट लोगों में जो एवरेज रिक्वायरमेंट है पानी की 1-1.5 लीटर होना चाहिए। बट वो भी इंसान को ऐसा नहीं कि इफ्तार हमने किया और 1-1.5 लीटर उसी टाइम लिया, उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी पे काफ़ी इफेक्ट बढ़ जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, फिर जो नमाज का जो टाइम होता है तो उसमें भी उनको खलल पड़ जाता है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम इफ्तारी टू सहरी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक ही टाइम सारा पानी ना लें, बट इसको अलग अलग तरीके टाइम पे इंटरवल्स पे ले, आधा घंटा 1-1 घंटे के बाद। और बट ये भी कोशिश करें कि हाई शुगर कंटेंट वाले मशरूबात ना लें। आप देखिए कि बहुत सारे अशखास इफ्तारी के टाइम जूसेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट लेते हैं, जैसे वाटरमेलन
वाटरमेलन हो, बाकी के जो जिसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से उनका जो बॉडी में जो शुगर लेवल है काफ़ी बढ़ जाती है इमीडिएटली, और वो फ्लक्चुएट होती रहती है। वो कि हम जब हम रमज़ान में खाना पीना शुरू करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि इंसान कम तरीके से खाए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि यूजुअली कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें रमज़ान में वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो बिंज ईटिंग करते हैं इफ्तारी के टाइम, हाई सॉल्ट हाई शुगर के साथ साथ वो फ्राइड चीज़ें भी काफ़ी ले लेते हैं। उसकी वजह से उनका जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं कभी कभी वो बढ़ जाते हैं, गैस्ट्राइटिस होना शुरू हो जाता है, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब वो सहरी के टाइम भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, दिन भर उनको ये तकालीफ हो जाती हैं, बट वो उनको अंडरलाइन प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो हमने सडनली खाने पीने के जो तरीके हैं उसमें हमने बिंज ईटिंग शुरू कर दी होती है, और हाई स्पाइसी फूड लेना शुरू कर देते हैं, फ्राइड चीज़ें लेना शुरू कर जाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास टाइम सिर्फ ये 2 ही टाइम है खाने पीने, सो इंसान इसको एक्सटेंड करके ले सकता है, और फ्लूइड अच्छी तरह से लें, बट कोशिश ये करें कि जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं वो ना लें, बट उसके अलावा जो हमारे जो फ्रूट्स हैं जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि हम जो कुछ भी लें तो जो शुगर के मुकाबले में क्या उसका जो ग्लूकोज वैल्यू है वो जल्दी आ जाता है या स्लो ही आ जाता है। सो जब हम जूसेस ले लेते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। और साथ में हम खजूर, इस वक्त तो हर कोई खजूर लेता है, अच्छी क्वालिटी के खजूर इस वक्त बाज़ार में मिलते हैं, बट अगर हम खजूर की भी एनर्जी को देखें तो आप समझिए कि जो 1-2 खजूर का जो कंटेंट है, शुगर कंटेंट है, वो एक पूरे 2 चम्मच के बराबर है। सो काफ़ी ज़्यादा को लोग 4, 5, 6 इवन 10 खजूर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी शुगर का जो लेवल है बढ़ जाता है, और जब बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाती है वो तो लिवर पे जाके फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है। और आप देखिए इस वक्त ऑलमोस्ट सारी कश्मीर में फैटी लिवर काफ़ी शिकायतें हैं, और फैटी लिवर एक हमारा जो है एपिडेमिक के तौर पे आ रहा है ना। फैटी लिवर का ये है कि जब फैट लिवर में आ जाता है, जो लिवर का अपना फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता लिवर जो फंक्शन है डिरेंज होना शुरू हो जाता है, और खुदा न खासा एक क्रॉनिक लिवर डिजीज की तरफ जा रहा है। और आप देखें कि अब जो लिवर फेलियर्स के केसेस बढ़ रहे हैं वो यूजुअली इन्हीं प्रोसेस से होते हुआ है कि पहले फैटी लिवर हो जाता है, फिर आगे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कहीं में किसी और वजह से भी हो सकता है, बट यूजुअली ये भी एक फैक्टर है। जैसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी देखा गया है कि स्पेशली जो हमारे लोग इस वक्त जो ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं उनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की काफ़ी कंप्लेंट्स इस वक्त आ रही हैं, तो उनमें भी ये लिवर खराब होता है। बट जो फैटी लिवर की हम बात करें इस वक्त, सो उसकी वजह से भी लिवर पे काफ़ी असरात आ सकता है। सो ये वजह यही है कि हम ज़्यादा शुगर और ज़्यादा फैट ले रहे हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए जो रमज़ान का महीना है जहाँ हमें खुद को बैलेंस करने की तरफ तरबियत दी जा रही है, हमें खाने पीने में भी वो बैलेंस लाना है कि ताकि जो अगले 11 महीने हैं उसको भी हम अच्छी तरीके से एक तरीके से एक टाइम टेबल के तहत कि हमें हाई जो न्यूट्रिटिव फूड है उसको ले, ना कि जो हमारी हाई एनर्जी फूड है उनको हम ले। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपकी
बातों से मुझे कुछ तो ये चीज़ें समझ आ रही है लाइक खाने में, फिर लाइक जैसे आपने कहा कि फिर एक हाई शुगर फूड तो ऐसे लिवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल रमज़ान के टाइम में मैं जानना चाहूँगी जो हम खाते हैं ऐसे टाइम डिफरेंट टाइम्स पे, एक ही टाइम, जैसा कि आपने खुद कहा कि हम एक ही टाइम यूजुअली लाइक इफ्तारी में हो गया, फ्रूट्स हो गया, डेट्स हो गए, जूस हो गया, फिर थोड़ा सा टाइम उसी के साथ डिनर या सहरी में भी, तो इसमें डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म कैसे चेंज होता है? देखिए, जो हम यूजुअली जब भी हम कोई डाइट लेते हैं तो ये सारा हमारा स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में जो अपना एक ट्रांजिट टाइम आता है वो आधे घंटे से 1 घंटा 2 घंटे तक भी हो सकता है, जितना आपका कम्प्लेक्स आपका फूड होगा। जैसे आपने हाई शुगर वाला कोई ली, शरबत ली, जूस लिया या कोल्ड ड्रिंक, तो इस वक्त तो नहीं है, बट वो सब लेते हैं तो उसमें ट्रांजिट टाइम बहुत कम होता है, वो इमीडिएटली इंटेस्टाइन्स में जाके वहाँ एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। बट अगर आप कम्प्लेक्स चीज़ें लेनी शुरू करते हैं, जैसे हम प्रोटीन जो हम गोश्त लें, अंडा लें, मछली लें, चिकन लें, वो, या अगर हम जो इवन राइस भी है थोड़ा वो जल्दी आ जाता है, बट अगर हम उसके साथ और जो आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड नहीं, मैदा नहीं, जो हम होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करते हैं, या जो हम फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, तो या जो सब्जियां हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो उनका ट्रांजिट टाइम स्लो हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 आवर्स ये स्टोमक से बाहर निकल आके स्टोमक से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, फिर उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। सो एक 2 घंटे कम से कम समझ लीजिए ये निज़ाम जो हाजमा है उस पर इंसान के खाने पीने के असरात आ जाते हैं। उस दौरान जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारा 70-80% जो, क्योंकि हमने खाना खा लिया तो इसको एब्जॉर्ब करना है, तो सारे जो हमारी जो एनर्जी लग जाती है वो खाने पीने के एब्जॉर्प्शन जो हमारा है उसमें लग जाती है। सो जो मेंटल इसका जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी इस पर असरअंदाज हो जाता है। सो क्लैरिटी पे असर आ जाता है, जो इंसान अलर्टनेस पे असर आ जाता है। आप देखते हैं कि जब हम खा पी लेते हैं स्लीपी हो जाते हैं, तो लोग जो इफ्तारी में काफ़ी खाना पीना शुरू करते हैं, आप देखिए कि आगे जाके जब वो तराई में आते हैं वो थोड़ा ड्राउजी हो जाते हैं। वजह यही है कि जो ब्लड सप्लाई वो सारी हमारे इंटेस्टाइन्स की तरफ चली जाती है, कि उसको जो हमने इतना सारा खाना डाल दिया उसको डाइजेशन प्रोसेस में उसको करना है, और जो ब्रेन की तरफ है उसमें कम उसका ब्लड सप्लाई थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। सो ये है कि हम थोड़ा इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लें, थोड़ा इफ्तारी में थोड़ा सा लें, फिर नमाज पढ़ लें, फिर जो आप कोई भी खाना लें जो आप डिनर में लें, उसमें से सब चीज़ें आनी चाहिए, ना कि हम सिर्फ चावल लें, बल्कि उसमें सब्जी भी होनी चाहिए। अगर दाल भी है बेटर है, दाल ले, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन डिश है वो भी लें, बट उसकी मिकदार भी कम रखें, ना कि हम सिर्फ उसकी मिकदार बढ़ा लें कि हमें आगे 10, 12, 13 घंटे फास्टिंग रखनी है तो आज हम इसको स्टोर करें। ये स्टोर नहीं रहता है, ये 1-2 घंटे में डाइजेस्ट होके आपके ब्लड वेसल्स में घूमता रहेगा, फिर जाके लिवर तक आ जाएगा और लिवर में सारा लिवर फंक्शन पे असरअंदाज होके फिर उसको कन्वर्ट करके वो फिर फैट बना लेता है, और आप उसी वजह से इसके हमें फिर बुरे नतीजे आ जाते हैं। अगर हमने खाने पीने में ये कोताहियाँ की, ये समझ के कि हमें ठोस के खाना, हमें ये स्टोर नहीं रहेगा, ये निकल आएगा। इसी तरह अगर हम शरबत जो भी हम यूजुअली जो शरबत हम यूजुअली ले लेते हैं, बबरी या बाकी भी जूसेस, तो उसमें भी अगर हम पानी की मिकदार बढ़ा लें या लस्सी लें, वो भी बॉडी का अपना एक निज़ाम है। उसको बॉडी में जो 5-5.5 लीटर खून हमारा है, उसकी मिकदार उसकी ज़्यादा नहीं उसको चाहिए, तो वो बाकी सारा वो किडनी के ज़रिए वो निकाल देता है, तो यूरिनेशन बढ़ जाती है। सो ये सब हमें जो रमज़ान का महीना है हमें तरबियत देता है कि एक हमें मॉडरेटली हमें बॉडी को कैसे अलाइन करना है, ताकि जो हमारी इनटेक रिक्वायरमेंट है उसको हम रमज़ान में और एक्सेस जो हम एक्सेसिवली इनटेक करते हैं, जो उसके मनफी है, जो हमें सिखाया गया कि रमज़ान एक प्रोटोकॉल दिया गया है कि आप बॉडी को किस तरह डिटॉक्स करें, जिस तरह आप कंट्रोल में रखें, जो हमारा नफ्स है उसको कैसे जब्त में रखें, ताकि अगले महीने जो है हमें वहाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हमें ऐसी सूरत हाल हो कि हमें फाके भी लगें, क्योंकि इसका रमज़ान का मकासद और कुछ है, बट ये उस तरह भी ट्रेनिंग हमारी दे रही है कि कल को अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो कि हमें 8, 10, 12 घंटे के लिए फास्टिंग करने की ज़रूरत पड़े, तो हमारा जो बॉडी का निज़ाम है वो ऐसा हो कि हम उसके लिए वो रेडी रहें। बट यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हम रमज़ान में ही ज़्यादा खाना पीना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि यूजुअली बॉडी वेट बढ़ जाता है या डिहाइड्रेशन कभी हो जाती है, जिसकी वजह से शायद लगे कि मेरा वेट कम हो गया, बट ओवरऑल हम ज़्यादातर हाई एनर्जी डाइट ही ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस कॉमन हैं,
डिजीज एज इन बहुत सारी कंडीशंस है उससे राधा, जैसा कि आपने खुद कही, लाइक डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, लाइक ऐसी क्रॉनिक चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और दे सच पेशेंट्स आर यूजुअली ऑन मेडिसिन, लाइक हर दिन ब्लड प्रेशर है, दवाई नहीं खाई तो वो स्पाइक हो जाएगा। तो इस पे ये रिलेशन, फास्टिंग, अगर कोई फास्ट कर रहा है वो अपनी मेडिसिन कैसे ले? देखिए, जैसे मैंने कहा कि दवाएं जो आजकल आ रही हैं, जैसे आप अभी हाइपरटेंशन की बात करें, ये वंस अ डे टैबलेट है। सो इसमें दिन का जी फास्टिंग में कोई असर नहीं है, क्योंकि हम जो इसका जो हाफ लाइफ है वो ऐसा है कि दवाई का जो कि आप दिन में एक बार ले सकते हैं और आपका ब्लड प्रेशर जो है पूरा कंट्रोल रहेगा। कभी कभी क्या है कि पॉलीफार्मेसी की भी जरूरत पड़ती है कि मोर देन 3 या कभी टैबलेट्स लेते हैं, किसी का हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं लेना, जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं उनको दी जाती है, जो हार्ट पे उनका असर रहता है, कभी किसी का किडनी पे होता है, किसी का वेसल्स पे होता है। सो ऐसी देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होती है। वो कॉम्बिनेशंस भी यूजुअली सिंगल टैबलेट्स में आ सकती हैं, तो इंसान वो एक ही बार खा सकता है। अगर एक से ज़्यादा टैबलेट्स में आते हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो सहरी पे वो खा सकते हैं, दूसरा वो आप इफ्तारी पे खा सकते हैं, ताकि उनका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल में रहे। बट क्योंकि जो पेशेंट्स होते हैं और जिनको पता है कि हाँ, अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें दवाई हम कैसे चेंज करनी है, वो यूजुअली रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से मिल के वो अपना वो शेड्यूल अपना वो चेंज करते हैं। स्पेशली जो डायबिटिक्स हैं, बहुत सारे डायबिटिक्स हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या जो इंसुलिन पे हैं, तो वो या तो वो रोज़ा नहीं रखते हैं, बट या अगर वो मैनेज कर पाते हैं डॉक्टर की सलाह से, वो मैनेज कर पाते हैं, या वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वो देख लेते हैं, सहरी के टाइम लेना है या इफ्तारी के टाइम लेना है, या जो ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं उनका जो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म है वो ले लेते हैं। बट इट शुड बी डन ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, जो आप उनके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके खुद अपनी दवाएं ना लें। ये भी होता है कि फैमिली में ये है कि आपको 2-3 पेशेंट्स मिलेंगे जो डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंशन, तो एक कहता है कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मुझे रमज़ान में ठीक रहा, तो वो ही दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं। exactly. तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि हर एक का जो प्रिस्क्रिप्शन है हाइपरटेंशन के लिए और स्पेशली डायबिटीज़ के लिए, ये उनके लिए टेलर मेड है। डॉक्टर ने उनके जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है उनको देख के ये तय किया हुआ होता है कि उनको कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, और रमज़ान में जो स्विच हो रहा है हमारा खाना पीना, तो उनको कब कौन सी दवाइयाँ लेनी है। सो हर एक पेशेंट को ये चाहिए कि अपने ही डॉक्टर से कि अपने लिए जो दवाएं हैं वो खुद ही ने, और किसी और रिश्तेदार या किसी और की वजह कहने पर अपनी दवाएं चेंज ना करें, और ये कभी किसी सूरत हाल कभी खतरनाक भी हो सकती है। मैंने इससे पहले भी ये हेल्थ चैलेंज का मतलब मिस्टेक्स तो हमने सुना, बट चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड व्हाइल डीलिंग विद पेशेंट्स, लाइक आप पेशेंट से डील कर रहे हैं रमजान के महीने में इन पर्टिकुलर। मेरा तो डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ यूजुअली होता नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि लोगों में एक परसेप्शन खुद रहता है कि रमज़ान की वजह से हमें सेहत पे असर पड़ सकता है। बट यूजुअली रमज़ान का जो महीना है, इसमें जो बॉडी का जो निज़ाम है, जो हमारा जो रेस्टिंग टाइम मिलता है बॉडी को रिपेयर करने का, जो 12, 13, 14 घंटे मिल रहे हैं, ये एक मौजून टाइम है कि इंसान का जो बॉडी का जो अपना निज़ाम है, जो मैंने स्टार्ट में कहा न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे निकलते हैं, उनका जो सर्काडियन रिदम आ जाता है वो बेहतर हो जाता है, जो स्ट्रेस लेवल्स हो जाती हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग इबादत में लग जाते हैं तो उसकी वजह से उनमें जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। जब रब के सामने वो आ जाते हैं तो बाकी परेशानियों से वो खुद उससे दूर हो जाते हैं। सो एक रिहैबिलिटेशन फेज आ जाता है रमज़ान, न सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए भी। और ये एक अच्छा टाइम है कि इंसान को इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए अपनी सेहत के लिए। और बहुत कम लोग हैं जो ओल्ड एज की वजह से, जो बाकी उनमें काफ़ी डिजीज़ हैं उनकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए इजाज़त अल्लाह ताला ने रखी है, दीन ने रखी है। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि रमज़ान के जो रोज़े हैं ये इंसान के लिए मुफीद हैं। बट जो कुछ जिनको अंडरलाइंग डिजीज़ हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद ही वो क्योंकि वो देख लेंगे कि अगर वो डायबिटिक्स भी हैं तो किस लेवल की सीवियरिटी उनमें है, क्या अगर वो फास्टिंग करें तो उनमें कम ब्लड शुगर तो नहीं होगा, या और कभी कभी और ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता, बट यूजुअली फास्टिंग में कम ही हो सकता है।
सो ये रिस्क भी हो सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो फिजिशियन से अपने कंसल्टेशन के बाद ही रोजे ऐसा रखें। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरा अब आखिरी सवाल होगा, सवाल भी नहीं है, मैं एक हेल्थ टिप चाहती हूँ। आपने दवाइयों के सिलसिले में पहले ही कहा कि आप ये स्विच ना करें खुद से, बट ऐसे कई जो लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं और रमज़ान के महीने में ऐसी चीज़ है कि वो छोड़ नहीं सकते दवाई, ऐसे लोगों के लिए वाइल फास्टिंग मुझे कुछ एक हेल्थ टिप बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो फॉर्मुलेशंस आजकल की हैं ये 24 आवर के लिए सस्टेन रिलीज होती हैं, इसमें स्पाइक्स नहीं आ जाती हैं। सो एक ही टाइम पे अगर आप सहरी पे आप दवाइयाँ ले रहे हैं डॉक्टर के कहने पे, तो सिर्फ सहरी पे लीजिए। अगर आप इफ्तारी पे ले रहे हैं तो सिर्फ इफ्तारी पे लें। सो एक दिन एक टाइम पे, दूसरे दिन दूसरे टाइम पे ना लें, तो उसकी वजह से जो आपके दवाइयों के जो असरात हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। और दवाइयाँ स्किप ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि लोग समझें कि चलो अब मैं रोज़ा में हूँ तो मैं दवाइयाँ स्किप करूँ। दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है वो बदस्तूर रखें। और इस रमज़ान कल को कभी कोई सूरत हाल ऐसी होगी, इंसान को लगे देखो मैं रमज़ान की वजह से मैं बीमार हुआ, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं कि इसकी वजह से कोई बीमार पड़े, बट जो इंसान को एहतियात लेनी चाहिए खाने पीने के तौर तरीके पे। इफ्तारी पे बिंज ईटिंग झपट के नहीं खाना चाहिए। खा के आप ठीक है कि आप इंसान 5-10 मिनट लें, बट मॉडरेटली लें। अगर आप एक या 2 खजूर ले लीजिए, बट उससे ज़्यादा नहीं, 5, 8, 10 खजूर ना लें उसको। या उसके बाद जो आप बाकी फ्लूइड्स ले लेते हैं, जूसेस आधा कैन ले लेते हैं, वो वैसा ना लें। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें इफ्तारी के बाद, क्योंकि आपका म्यादा जो है खाली रहता है, तो इसकी वजह से आप सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस आ सकते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं कि आप मुतवातिर तौर इन चीज़ों का अमलाई और एक मॉडरेट लेवल पे आप खाना पीना आप जारी रखिए, और एक ही साथ ना खाएं और इसको स्प्रेड करें। और पीरियड ऑफ जो हमारा इफ्तारी से सहरी तक का टाइम है उसमें आपकी नींद भी आ जाती है, बट एक ही टाइम पे आप ना लें कि इसको 2 मेजर मील्स बना के ना लें, ताकि जो आपका जो स्टमक है और इंटेस्टाइन उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े, बट इसको स्प्रेड करें। और जो हम दिन में फास्टिंग रखते हैं, हमारा जो इस वक्त 13 घंटे के आसपास है, तो वो हमारा बॉडी को जो रिजुविनेशन है का टाइम है, मौजूद टाइम मिल रहा है, और इसकी वजह से एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया इन टिप्स के लिए। ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। आज के इस शुमारे में इतना ही। कुछ और जानकारी के साथ हम मिलते हैं एक और शुमारे में। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।